हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसके आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी से इसका लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। आपको साथ साथ एनसीईआरटी खोले रखना है और पढ़ना है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Before we discuss the mechanisms by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do you organism reproduce? क्या पूछ रहा है भाई ये कि भाई अलग अलग तरीके हैं जो रिप्रोडक्शन करने के, उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या देखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका फ़ायदा है ऑर्गेनिज्म के लिए, उसकी स्पीसीज़ के लिए। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बाद हम इसका बेसिक क्वेश्चन जो है और मैकेनिज़्म को अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। फिर आपके सिलेबस में आपका प्लांट रिप्रोडक्शन भी है आई थिंक, और एनिमल रिप्रोडक्शन भी है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया गया है, और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो चलिए, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अगर कोई बंदा रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। तो मतलब क्या है, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी तो नहीं है, जैसे कि हमारे दूसरे प्रोसेस जैसे कि खाना खाना है, सांस लेना है, एक्सक्रीशन है। तो अगर ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, दीज आर द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तो ऐसा नहीं है कि वे रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे, लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर भी रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. और दूसरी तरफ यदि बात करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, पैदा करता है, इसमें उसकी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जाती है। तो मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है बॉडी का, और लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी नेसेसरी नहीं है रिप्रोडक्शन। फिर भी इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो रिप्रोडक्शन शो करता है। देखिए, साफ साफ पूछा हुआ है, सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करेगा जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए भी हेल्प नहीं कर रहा है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो इसका अब डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसमें आगे भी जानेंगे। वॉट एवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसके बहुत सत्य बात है कि जो भी हम ऑर्गेनिजम्स को आज के दिन देख रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बर्ड की स्पीशीज लगा लीजिए, जैसे कि डायनासोर है, आज नहीं है लेकिन पहले था। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन का रेट सही होता उसका, मतलब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती। पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन किया है, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा है। अगर वो रिप्रोडक्शन करता रहता तो पॉपुलेशन बढ़ती और आगे पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन करती तो आज भी वो एक्सटिंक्ट नहीं होते, आज भी वो ज़िंदा रहते। लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस अपनी मेंटेन नहीं कर पाई चेंज्ड एनवायरनमेंट में। इसी कारण वो आज ज़िंदा नहीं है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, आज से हज़ारों सालों पहले ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ, लेकिन आज भी वो हमें दिखता है। तो क्या एक ही आदमी 1000 साल जिंदा रहा है? नहीं, उस आदमी का डीएनए आगे कंटिन्यू हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसके लिए एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है रिप्रोडक्शन का, वह आपका टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़,
जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को जारी रखना, यह है आपका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस रिप्रोडक्शन का। इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई एक ही अगर स्पीसीज़ के अंदर एक ही बंदा है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और ये बड़ा मुश्किल है कि हम उसको नोटिस करेंगे। इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग दैम टू अवर नोटिस। तो एक स्पीसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है तो उसी को आदमी नोटिस करता है कि ये स्पीसीज़ अलग है। वो क्यों ज़्यादा हुए? क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी है। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज? हमें कैसा पता लगेगा भाई दो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है या एक ही ऑर्गेनिज्म है और वो एक ही स्पीसीज़ के हैं? तो इसका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई दे लुक सिमिलर, एक दूसरे से के जैसे दिखेंगे कुछ ना कुछ। Thus reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves। तो रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है कि वो ऐसे नए इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे होते हैं या उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग, तो वो ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि भाई वो सेम स्पीसीज़ के हैं। और रिप्रोडक्शन करके यानी इंटरब्रीडिंग करके वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम कहेंगे दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़। तो स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट जब भी आता है हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म विच लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड हैव ऑफस्प्रिंग्स विच आर फर्टाइल, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिलोंग टू ए सेम स्पीसीज। आगे देखिए अगला पोर्शन, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है क्या वो बिल्कुल एक जैसी अपने जैसी ही कॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी ऑफस्प्रिंग यानी संतान पैदा करता है? कोई भी फ़र्क नहीं होता है। जानते हैं इसका। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव हैं वो समान दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन एक जैसा है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिज़ाइन दो ऑर्गेनिजम्स का सेम है तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो ब्लूप्रिंट है, जो इसका नक्शा है, मतलब बॉडी जिस नक्शे के ऊपर बनी है वो भी नक्शा भी सेम होना चाहिए। Thus reproduction at its most basic level will involve making copies of blueprints of the body design। तो मतलब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का सेल है, अब इस सेल से दो नए सेल बन गए जो बिल्कुल सेम है, तो ये किसके थ्रू हुआ? रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अगर हम बेसिक लेवल के ऊपर बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन जो इस पेरेंट की बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है, जो इस पेरेंट की बॉडी डिज़ाइन का नक्शा है, वही नक्शा कॉपी करके वो आगे पास कर रहा है। वो का वो नक्शा इसके अंदर दे दिया और वो का वो नक्शा इसके अंदर दे दिया, ब्लूप्रिंट। तो जो बॉडी डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट है उसको कॉपी करके और आगे पास करना है रिप्रोडक्शन का मतलब ही। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड दैट क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल contain information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of DNA molecule। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाई आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम मतलब DNA। और जब वो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर ही जो अलग अलग फीचर्स हैं उस इंडिविजुअल के, वो छप करके जाते हैं उस ऑफस्प्रिंग में और वहाँ वो दिखते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चा हुआ है तो उसको हम कहते हैं इसकी हाइट इसके दादा से मिलती है, इसके पापा से मिलती है, इसकी आँखें इसके बाल ऐसे हैं। तो वो कैसे है, कौन उसको बता रहा है कि इसके हाइट इतनी होगी, इसके बाल इस कलर के होंगे? वो जो गैमेट्स के अंदर जो DNA गया है, जो फादर और मदर के जो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बना, तो फ्यूज होके क्या फ्यूज हुआ है? वो DNA फ्यूज हुए दोनों के, मदर से DNA आया और फादर से DNA आया, दोनों DNA फ्यूज हुए।
और दोनों एक एक क्रोमोसोम की कॉपी है तो डिप्लॉयड बने और उस डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है, डीएनए को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, डीएनए के ऊपर नक्शा बना हुआ है पहले से ही, वो डीएनए नक्शा लेकर आया है कि भाई ये बच्चा कैसा बनेगा, इसकी आंखें कैसी रहेंगी, हाइट कैसी रहेगी। तो रिप्रोडक्शन ने क्या किया कि भाई जो माँ बाप की जो ब्लूप्रिंट था, जो नक्शा था, उसको कॉपी करके बच्चे में भेज दिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि बेसिक काम है रिप्रोडक्शन का। और रिप्रोडक्शन किया क्यों, ताकि भाई अपनी जो स्पीसीज़ है उसकी कंटिन्यूटी रह सके, मेंटेन रह सके। देखिए, द डीएनए इन द सेल एंड न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि प्रोटीन बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एक प्रोसेस है कि भाई चीज़ें दिखती कैसी हैं, डीएनए के ऊपर तो लिखा हुआ है लेकिन वो दिखेगा कैसे, तो उस डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसका आरएनए बना और उसके हिसाब से उसका प्रोटीन बना, और प्रोटीन जो फंक्शन करेगा भाई आपकी बॉडी में दिखेगा। इफ़ द फंक्शन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। अब मान लीजिए कि फादर में प्रोटीन मान लो P टाइप का है, मदर में P1 टाइप का है, बच्चे के अंदर मान लो P1 टाइप का बन गया, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी शक्ल इसकी मम्मी से ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वो P1 जो प्रोटीन है वो मदर वाला इसके अंदर दिखा है। दिखा कैसे, क्योंकि वो जो डीएनए आया था मदर का, उससे आरएनए बना और उस आरएनए से जो प्रोटीन बना, तो वो प्रोटीन मदर की तरह एग्जैक्ट सेम काम कर रहा था। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। तो सब डीएनए का खेल है। डीएनए कैसा गया है, फादर और मदर का डीएनए फ्यूज हुआ है, जाइगोट बना है, ऑफस्प्रिंग बनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वहाँ पर कि भाई बॉडी डिज़ाइन फादर और मदर का मिक्स होके आता है आपका। एग्जैक्ट कॉपी भी बनती हैं लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती हैं। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पूरा जो डीएनए है उसकी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, ताकि वो जब बच्चे के अंदर पास हो तो वो कॉपी जाए और जो फादर की ओरिजिनल कॉपी है वो उसके पास ही रहे। तो हम उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। सेल यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका यूज करके जो सेल है वो अपना डीएनए की कॉपी करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोडक्शन सेल। तो इससे क्या होता है, जो आपका सेल है जो रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे कि गैमेट स्पर्म सेल, तो उसमें क्या हुआ है कि भाई जो डीएनए की दो कॉपी बन चुकी हैं, एक कॉपी तो आएगी आपकी बच्चे के अंदर और एक कॉपी जो फादर की है वो असली उसके पास रहेगी। दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और जो दोनों डीएनए कॉपी हैं वो एक दूसरे से अलग होंगी। देखिए लिखा हुआ है कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, जिसकी एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल में रहेगी, एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट ऑफ द वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस। जो दूसरी है उसका कोई काम नहीं है क्योंकि ओरिजिनल तो है ही। तो वो हो सकता है कि गैमेट की फॉर्म में मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे तो जो जाइगोट बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वहाँ पे वो अपना एक्सप्रेशन करेगी, वो प्रोटीन्स बनेंगे, फिर उसका ब्लूप्रिंट है वो प्रोटीन्स के रूप में एक्सप्रेस होगा और बॉडी डिज़ाइन बनेगा। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज accomplished by creating an additional cellular apparatus. When the DNA copy separates each other with its own cellular apparatus, effectively a cell divides to give rise to the two cells. तो ये सिंपल सी बात है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। अब डीएनए को इस सेल को मान लो डिवाइड करने, एक सेल से दो सेल बनने हैं, तो इसका जो डीएनए उसकी भी दो कॉपी होंगी ताकि वो दोनों इक्वल बट के दोनों सेल्स में जो बनेंगे उसमें चली जाए। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब भी रिप्रोडक्शन होगा यानी सेल डिवाइड करेंगे तो उससे पहले डीएनए कॉपी होती है, डबलिंग होती है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं, और जिसमें से एक कॉपी जाएगी इसमें और एक कॉपी जाएगी इसमें। These two cells are of similar but are likely to be absolutely identical. ये जो दो सेल जो बनेंगे वो क्या सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं रहेगा। The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved occur.
तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो कॉपिंग जो रिएक्शन है, मतलब जो डीएनए की कॉपी हो रही है वो कितने किफ़ायती तरीके से हुई है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी जो रिएक्शन है वो 100% ठीक नहीं हो सकती है, भरोसे लायक नहीं है कि भी बिल्कुल सही है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। वेरिएशन वर्ड आ चुका है, वेरिएशन मतलब चेंज हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन में किया है। तो जब कॉपी हो रही है तो उस टाइम कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसके कारण वेरिएशन आ जाती है। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट टू बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सिमिलर रहेगी, समान रहेगी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेगी, सिमिलरिटी रहेगी। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा इतनी बदल जाती हैं कि जो डीएनए पूरा ही चेंज मिलता है। सच ए न्यू बॉर्न बेबी विल सिंपली डाई। तो वो डाई करेगा क्योंकि वो भाई इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि वो सेल को काम ही करने नहीं दे रहा है, जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है। तो काम नहीं कर रहा है तो सेल तो डेड हो जाएगा, तो एम्ब्रियो भी डेड मिलेगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड लीड टू द सच ए ड्रास्टिक आउटकम। कई बार कुछ ऐसा होता है कि भाई वेरिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही अद्भुत आउटकम निकलती है। Thus the surviving cells are similar to but stably different from each other। तो जो ऑफस्प्रिंग के सेल बनेंगे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे लेकिन स्टेबल रहेंगे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस फॉर इवोल्यूशन एज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर को कर चुके हैं कि भाई इवोल्यूशन किसके कारण आ रहा है, तो रिप्रोडक्शन के कारण। क्यों आ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है, तो वो गलतियाँ के कारण वेरिएशन आ रही है, चेंजेज आ रहे हैं, और वो वेरिएशन के कारण ही इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है। अब मान लीजिए कि भाई छोटी सी एक बार मैं इवोल्यूशन को समझाऊंगा कि ये कोई पीढ़ी है, ये थी पहली पीढ़ी और ये इसकी 100वीं पीढ़ी, और हर एक रिप्रोडक्शन हुआ है तो 100 पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते रिप्रोडक्शन हुआ हर एक बार। तो पहली पीढ़ी में V1 वेरिएशन आई, ऐसे V2 आई, और ऐसे करते करते V100 100वीं पीढ़ी तक 100 वेरिएशन आ गई। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई कि भाई ये बिल्कुल अलग दिखने लग गया। ये 100 पीढ़ी पहले कुछ अलग दिखता था, ये बिल्कुल ही अलग दिखने लग गया, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपस में रिप्रोडक्शन भी ना कर पाएँ, तो हम कहेंगे नई स्पीशीज़ बन गई। तो यही रहता है इवोल्यूशन।